अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो एनालिसिस करते हैं, हमारा कंपैरेटिव एनालिसिस आ जाता है उसमें, देन हमारा कॉमन साइज एनालिसिस आ जाता है, और थर्ड पे जो है हमारा रेशो एनालिसिस आ जाता है। जो आज का हमारा टॉपिक है, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? कंपैरेटिव एनालिसिस स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कंपेयर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद प्रायर पीरियड स्टेटमेंट। Previous financials are presented alongside the latest figures in side-by-side column, enabling investors to identify trends, track a company progress, and compare it with the industry rivals. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है वो अपने प्रियर ईयर्स के साथ जो है अपने करंट ईयर को जो है वो कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकती है, और बेसिकली 2 ईयर्स का जो है वो डाटा लेके उसका जो है वो परसेंटेज चेंज देखी जाती है कि कितना जो है वो चेंज आया, कितना इंक्रीज़ हुआ है, और उसको जो है वो उसको परसेंटेज फॉर्म में ला के उसको जो है वो देखा जाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो क्या है। और इसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी इंडस्ट्री में अपने राइवल्स के साथ भी कंपेयर कर सकती है अपने डाटा को, अपने प्रोग्रेस को चेक करने के लिए। इसको कैलकुलेट किस तरह से करते हैं? हमारा जो फार्मूला है वो ये है कि डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स डाटा, 2 ईयर्स का जो गिवन डाटा होता है उसका डिफरेंस लिया जाता है, उसको बेस ईयर और डाटा के साथ या ओल्ड ईयर डाटा के साथ डिवाइड किया जाता है और 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास परसेंटेज फॉर्म में जो है उसका कंपैरेटिव अमाउंट जो है वो आ जाती हैं, तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो हम उसको देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं कंपैरेटिव के किस तरह से जो है वो प्रोग्रेस है उसकी और किस तरह से उसका एनालिसिस किया जा सकता है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास कि कोलगेट इनकम स्टेटमेंट शोज द नेट सेल इंक्रीज बाय 7.5% एंड कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज बाय 12.3%, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन कोलगेट ग्रॉस प्रॉफिट 4.2%, विच इज़ लोअर देन इट्स रेवेन्यू इंक्रीज। हमारे पास जो है वो यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में शो हो रहा है, हमारे पास 7.5% जो है वो नेट सेल है, ठीक है, जो कि इंक्रीज़ हो रही है। जो 2010 और 2011 में जो इंक्रीज़ आया है वो 7.5% का आया है सेल्स में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में 12.3% का आया है। जबकि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में 4.2% का इंक्रीज़ तो हुआ है, लेकिन ये इंक्रीज़ अकॉर्डिंग टू सेल्स या अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। ये किस वजह से नहीं हुआ है? ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से, जो कि उसमें चेंज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो इस वजह से हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज़ तो हुआ है, लेकिन उस लेवल का इंक्रीज़ नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू। This suggests that Colgate is operating with increasing production cost, which are lowering Colgate gross profit margin on each sale. ये जितनी भी यही जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसकी कॉस्ट जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा उसमें चेंज आया है कि हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो रेलिवेंट टू रेवेन्यू जो है वो उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इंक्रीज बाय 6.4%, while selling and general and administrative expense cost have increased over the year. This increase is lower than the increase in revenue, which serves to increase its profit margin. हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारे पास सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो हमारे पास उसमें जो इंक्रीज़ हो रहा है वो 6.4% इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो कि सेल्स हैं हमारी 7.5% से लेस है 6.4%। तो इसकी वजह से हमारा जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब हमारा इसमें कम चेंज होने की वजह से, और हमारी अदर इनकम और एक्सपेंसेस में नेगेटिव इंक्रीज़ होने की वजह से, मतलब वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हैं वो 10.1% हो गए हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं, वो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कम होने की वजह से। अगर हम लोग इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के साथ इसको जो है वो कंपेयर करें, तो हमारे पास काफ़ी मेजर चेंज आया है, और वो ये चेंज इस वजह से आया है क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो तो कम चेंज आ रहा है उसमें 6.4%, जबकि हमारा जो है वो अदर इनकम एक्सपेंसेस जो हैं वो डिक्रीज़ जा रहे हैं, मतलब हमारी कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, और उसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10.1% था, और हमारे इनकम बिफोर इनकम टैक्सेस जो है वो 10.5% है, ठीक है।
हमारी इनकम टैक्स से बिफोर इनकम जो है वो हमारी 10.5% इंक्रीज़ हो रही है, जबकि हमारे इनकम टैक्स जो हैं वो हमें शो कर रहे हैं कि 10.6% का जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है हमारा इनकम टैक्स की कॉस्ट का। ठीक है, तो हमारा जो है वो इधर हम लोग देखेंगे कि हमारा इसके बावजूद हमारा जो है वो ये तकरीबन इक्विवेलेंट है दोनों हमारी परसेंटेजेस के। 10.5% जो है वो प्री टैक्स इनकम की, और हमारे इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो 10.6% हैं। उसके बाद भी जो हमारा जो है वो 10.3% जो है वो हमारी नेट इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और हमारा जो नेट इनकम इंक्लूडिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वगैरह जो है उससे 10.4% है। तो ये सारा एनालिसिस जो है वो ये शो कर रहा है कि हमारा कोलगेट की जो परफॉर्मेंस है वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, उसकी प्रोग्रेस जो है काफ़ी अच्छी जा रही है। इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाती है हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कंपैरेटिव एनालिसिस को करते वक्त। हमारी इनको देखते हैं हमारे पास वन बाय वन क्या लिमिटेशंस हैं हमारे पास। व्हेन अ नेगेटिव अमाउंट अपेयर इन द बेस एंड अ पॉजिटिव अमाउंट इन द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, हमारा अगर फर्स्ट पीरियड में ये ग्राफ में शो हो रहा है कि हमारा अगर जो है फर्स्ट पीरियड में नेगेटिव अमाउंट हो और सेकंड पीरियड में जो है वो पॉजिटिव अमाउंट हो, तो हम लोग जो है वो कैलकुलेट जो है या कंप्यूट जो है वो नहीं कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई परसेंटेज नहीं आएगी। और इसी तरह से अगर हमारे जो है वो फर्स्ट ईयर में पॉजिटिव अमाउंट है और सेकेंड ईयर में नेगेटिव अमाउंट है, तब भी जो है वो इसकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट नहीं की जा सकती। थर्ड पॉइंट देखेंगे, when the base period amount is small, a percentage change can be computed but the number must be interpreted with cautions। मतलब कि अगर हमारे पास एक फर्स्ट पीरियड की जो है वो अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है और सेकंड पीरियड की जो है वो लार्ज अमाउंट है, तो हमारी जो परसेंटेज रेशो आएगी यहाँ पर शो हो रही है 20,000% शो हो रही है। तो इसको इंटरप्रिटेशन जो है वो इसकी प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है इसको। और इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन देयर इज़ नो अमाउंट फॉर द बेस पीरियड नो परसेंटेज चेंज इज़ कंप्यूटेबल। अगर हमारे बेस पीरियड में कोई अमाउंट नहीं है तो हम लोग जो है वो कोई परसेंटेज कंप्यूट नहीं कर सकते, कोई चेंज जो है वो हमें नहीं उसका जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट देखते हैं, व्हेन एन आइटम हैज़ अ वैल्यू इन द बेस पीरियड एंड नन इन द नेक्स्ट पीरियड द डिक्रीज इज़ 100%। अगर हमारे फर्स्ट पीरियड में अमाउंट पड़ी हुई और सेकेंड में कोई अमाउंट नहीं है, तो हमारा इंक्रीज़ जो है या डिक्रीज़ जो है वो 100% आएगा, जिसका मतलब है कि वो जो है वो प्रॉपरली उसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है कि ये किस तरह से जो है इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो अपना कॉमन साइज एनालिसिस देखेंगे कि उसको क्या होता है और उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।